चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है SN2 केमिकल रिएक्शन। मैं आप लोगों को SN2 केमिकल रिएक्शन इस वीडियो में करा रहा हूं, SN1 केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और उसके बाद इनका कंपैरिजन कराऊंगा। मैं इनको सेपरेटली इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि होच पोच हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है। SN2 को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। इसके लिए क्या करना है, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज बराबर समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें यहां पर 11th स्टैंडर्ड की यूज होंगी, ठीक है। उसको जरूर लिखिएगा, उसको मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। समझ में आता है, लेकिन बहुत आसान है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। क्लियर होता है सब लोगों को? तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग इसका मतलब समझेंगे, SN2 का मतलब क्या है। उसके बाद मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवाऊंगा। क्लियर होता है? तो ध्यान से इसको लिखिएगा। सबसे पहले SN2 का सेंस क्या है, जरा देखें। यहां पर SN2 का मतलब देखिए, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से इसको देखिएगा, लिखिए मेरे साथ, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफिलिक। और 2 का मतलब क्या होता है, बाइमोलिक्यूलर, क्या मतलब होता है, बाइमोलिक्यूलर। ध्यान से समझिए, इस केमिकल रिएक्शन को पढ़ने का तरीका क्या है, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। क्लियर होता है? यहां पर ये बाइमोलिक्यूलर का सेंस क्या है वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, सो आप टेंशन मत लो, ध्यान से उसको देखो। सबको क्लियर है? ध्यान से उसको देखो। अब न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, इन दोनों का मतलब तो मैं पहले ही सिखा चुका हूं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो समझें कि यहां पर होगा कुछ यूं, न्यूक्लियोफिलिक मतलब पॉजिटिव के लिए अफेक्ट। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखने वाला, पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखने वाला यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, मतलब खुद लग जाएगा, किसी और को हटा देगा। बात समझ में आता है? जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखने वाला कौन, न्यूक्लियोफाइल, और उसको लिखते कैसे हैं, NU नेगेटिव से। क्लियर होता है सब लोगों को? जिसके एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे, जिसने अभी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जरूर जाके वहां पर देखें, वहां पर मैंने इसको डिटेलिंग में करवाया है। क्लियर होता है? सो मैं यहां पर कोई एक ऐसा जो कि पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखेगा वो सब्स्टिट्यूट करने आएगा। बायोमोलिक्यूलर का मतलब यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी, यानी कि इन शॉर्ट में कहूं कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब आप इसका रेट लिखने जाओगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 2, ठीक है। तो उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे कि यहां पर इसका सेंस क्या है। क्लियर होता है सब लोगों को? तो चलिए, SN2 मैंने आपको यहां पर उसका सिर्फ मतलब समझाया और मैंने आपको पढ़ना सिखाया कि इसको पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर होता है? तो चलिए अब मैं आपको इसके मैकेनिज्म की तरफ लेके चलता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक ऑप्टिकली, क्योंकि यहां पर बात यहां पर किसकी होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की भी होती है, तो यहां पर दोनों तरह से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहले एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन लेते हैं। ये रिएक्शन किसकी है, हेलो एल्केन्स की है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन का मतलब क्या है, पहले तो हम लोग वो समझते हैं, ध्यान से उसको देखिए। तो आई एम टेकिंग अ सबस्ट्रेट, जिसपे सबस्ट्रेट कौन होता है, सबस्ट्रेट एक ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसपे अटैक होगा उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। क्लियर हो गया? और यहां पर एक ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेना है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ध्यान से देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेना है। अब सबसे पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होएगा, हमें तो कैसे पता लगेगा। तो देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट को पहचानना बहुत ही आसान है। उसके पास क्या होने चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन। ध्यान से उसको समझिएगा, बहुत आसान है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल कार्बन? कायरल कार्बन का मतलब क्या है, एक ऐसा कार्बन बेसिकली जो कि जिसकी सारी की सारी वैलेंसी, देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंट होता है, सारी की सारी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो, मतलब सारी की सारी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से यहां पर अटैच हो। जरा ध्यान से उसको समझिए। यहां पर मान लीजिए कि इसने पहला बॉन्ड X से बनाया, दूसरा बॉन्ड Y से बनाया, तीसरा बॉन्ड Z से बनाया और चौथा बॉन्ड P से बनाया, तो सारे के सारे अलग हैं। क्लियर होता है? आप यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं, मान लीजिए यहां पर लगा दिया CH3, यहां पर लगा दिया C2H5, ठीक है, यहां पर लगा दिया H और यहां पर X लगेगा ही,
यहां पर X लगा देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो यहां पर मैं P लगा देता हूं और यहां पर X लगा देता हूं। X का मतलब ये तो हेलोजन है क्योंकि हमें हेलो एल्केन इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया हेलो एल्केन का एग्जांपल जिसमें हेलोजन हो गया। यहां पर P Y Z कुछ भी हो सकता है। अब मजे की बात, इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं क्योंकि इसकी सारी की सारी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से यहां पर कंप्लीट हुई है। इसको हम लोग कायरल कार्बन कहेंगे और ये कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। जिसको पता नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, बहुत आसान है। मतलब ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट की रेज यूनिडायरेक्शनल होती हैं इस तरह से। इसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, पीपीएल। ये कंपाउंड में इतनी पावर होती है कि इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमा देगा या एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ इतना ही होता है। देखिए, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। या तो वो उसको किस डायरेक्शन में घुमा देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यस और नो, ठीक है, या फिर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। बस उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। या की बात कर रहा हूं, या तो वो इस पोलराइज लाइट को, पीपीएल को इस डायरेक्शन में घुमा देगा या फिर उल्टी डायरेक्शन में घुमा देगा, उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। बस इतना ही समझना है हमें। अगर आप प्रॉपरली इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट ये बहुत आसान है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा? ये सब चीजें तो एक्सपेरिमेंटल हैं। तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां पर ऐसा कोई कंपाउंड लो जिसमें जो कार्बन होना चाहिए वो कायरल होना चाहिए। समझ में आता है? स्टार लगा होगा उस पर, कायरल होना चाहिए। हमें वो मालूम कैसे पड़ेगा कि वो चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट कर रहा होगा? मतलब ये सारे के सारे ग्रुप अलग होंगे। क्लियर हो गया? तो चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक ऐसा कंपाउंड ले रहा हूं कार्बन का जिसकी वैलेंसी अलग अलग यहां पर ग्रुप से कंप्लीट हो। तो उसके ऊपर हम लोग मैकेनिज्म को समझेंगे जिसके ऊपर एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक कायरल कार्बन वाला कंपाउंड लिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, ठीक है। तो ये मैंने एक कार्बन लगाया। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होएगा कि यहां पर फर्स्ट वैलेंसी तो मैं इसकी पूरी कर रहा हूं X से, क्योंकि हमें यहां पर हेलो एल्कीन पे ही ये रिएक्शन पढ़नी है। फिर उसके बाद यहां पर देखिए उसको दिखाने का तरीका क्या होता है। देखिए, आपको पता है ना कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते होगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो मैं इसको टेट्राहेड्रली दिखा रहा हूं। देखिए, X यहां पर बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, उसको मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं। तो इसके साथ एक और यहां पर हाइड्रोजन मान लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है, जो दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी उसके प्लेन के अंदर ही है। देखिए, ये भी मैंने सिंपल लाइन से दिखाया, ये भी मैंने सिंपल लाइन से। इसका मतलब ये दोनों प्लेन के अंदर है। सबको समझ में आ गया? उसको मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए, ये दोनों प्लेन के अंदर है, जबकि एक इस बोर्ड से उस तरफ है, प्लेन के बाहर, ठीक है। एक जो ग्रुप है इस बोर्ड से उस तरफ प्लेन के बाहर है। क्लियर होता है सब लोगों को? सो यहां पर मैं कह देता हूं वो है R कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 व्हाटएवर। एक है यहां पर प्लेन से इस तरफ, ये भी प्लेन के बाहर ही है, ध्यान से उसको देखिएगा, इस तरफ, आपकी तरफ। तो देखिए, ये होगी वेज लाइन, ये डैश लाइन और ये प्लेन वाली लाइन। क्लियर होता है? तो यहां पर ध्यान से उसको देखिए, बोर्ड को हमने प्लेन माना है, तो ये X और H दोनों प्लेन के अंदर है। ये प्लेन से बाहर है आपकी तरफ और ये प्लेन से बाहर है आपसे दूर। क्लियर होता है? तो यहां पर ये जो कार्बन हो गया बेसिकली ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, क्योंकि यहां पर जितने भी आपने ग्रुप जोड़े हैं वो सबके सब डिफरेंट है। क्लियर हो गया? सो ये ऑप्टिकली एक्टिव, सिंपल पहचानने का तरीका है। ऑर्गेनिक के अंदर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ऐसा कार्बन ढूंढो जो कि खुद चारों के चारों अलग ग्रुप से जुड़ा हो, उसको वो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कहते हैं। तो यहां पर हमने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन ले लिया। सबको क्लियर है? अब देखिए, यहां पर सीन कुछ ऐसा है, इस ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन को लेने के बाद जब यहां पर आप लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, ध्यान से उसको देखिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये अब आके क्या करना चाहता है, इसको पॉजिटिव सेंटर की जरूरत है। तो पहले पॉजिटिव सेंटर को ढूंढ लेते हैं, ध्यान से उसको देखिएगा। इसको पॉजिटिव सेंटर की जरूरत है, तो ध्यान से इसको देखिए। हमें पता है कि X जो होता है बेसिकली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी खासी होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा और इस कार्बन पे जो कि खुद ऑप्टिकली एक्टिव है उस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। ध्यान से इसको देखिए, ये स्टार मैंने नीचे लगा दिया और पॉजिटिव ऊपर दिखा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप समझ जाइएगा कि स्टार दिखाता है ऑप्टिकली एक्टिव और ये पॉजिटिव पोलैरिटी दिखाती है क्योंकि वहां पर X जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब उस न्यूक्लियोफाइल को किस चीज की जरूरत थी? पॉजिटिव की। उसको वो पॉजिटिव सेंटर मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा जो भी हो रहा है, बहुत ही ध्यान से फोकस करिएगा। देखिए, अब सीन कुछ ऐसा है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो तरह से अटैक कर सकता है, दो तरफ से। देखिए, या तो वो फ्रंट अटैक करे
यानी कि आगे से आए अटैक करने के लिए, यूं आके अटैक करे और इसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करे, इसको बोलते हैं फ्रंट अटैक। क्या बोलते हैं? फ्रंट अटैक। ठीक है, सो या तो ये फ्रंट अटैक कर सकता है, यस और नो, या फिर ये पीछे से आके भी अटैक कर सकता है, यूं आए और पीछे से अटैक करे, इसको बोलते हैं बैक अटैक। क्या बोलते हैं? बैक अटैक। ध्यान से उसको देखिएगा। अब आप खुद से सोचिए कि इसका कौन सा वाला अटैक पॉसिबल है, फ्रंट अटैक या बैक अटैक। अगर इसने फ्रंट से अटैक किया तो ये खुद भी नेगेटिव है और यहां पर ये एक्स है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यस और नो। खुद से ही सोचिए, अगर इसने फ्रंट से अटैक किया तो फ्रंट में तो इसको एक प्रॉब्लम आ रही है। कैसे? ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन फोर्स लग रहा है। सबको समझ में आ गया? जिसके वजह से ये अटैक इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फाइनली यहां पर फ्रंट अटैक इसका पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। क्लियर होता है सब लोगों को? ये दिमाग में रखना कि इसका फ्रंट अटैक क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये एक्स भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। क्या कि इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फ्रंट से तो वो अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब वो करेगा पीछे से अटैक। तो यहां पर कोई पूछे कि कौन सा अटैक पॉसिबल है, तो बैक अटैक होता है। यहां पर इस चीज को समझिएगा, बैक यानी कि पीछे से करता है वो आक्रमण। ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा, बैक अटैक यहां पर होता है। अब जरा समझें, जब ये बैक अटैक करने आएगा तो सीन कुछ ऐसा होगा कि उसके स्वागत के लिए ये देखिए, अब ये बैक अटैक से बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो ये तीनों के तीनों ग्रुप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले वो यूं थे, फिर वो खुल जाएंगे। क्लियर होता है? क्योंकि वो पीछे से आके अटैक कर रहा है, बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। सबको समझ में आ गया? तो यहां से तो बॉन्ड बनने की कोशिश हो रही है, जबकि यहां से बॉन्ड के टूटने की कोशिश हो रही है। जब ये अटैक कर रहा था तब ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। इस चीज को समझें, और उसको मैं प्रैक्टिकली अभी थोड़ी देर में समझाता हूं पेन के थ्रू, समझ में आता है। सो फाइनली ये अटैक कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहां पर हो रही है बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो इसको लिख देता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर होता है? जबकि यहां पर बॉन्ड टूट रहा है तो इसको बोलेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग। तो यहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। तो ये जो आपके सामने साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग कर रहा है, और यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको मैं यहां पर बना रहा हूं। सो फाइनली मैंने आपसे कहा कि ये बैक अटैक करेगा, सो ये तीनों ग्रुप अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो वो जो एक इंटरमीडिएट बनेगा उसको मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से उसको देखिए। सीन कुछ ऐसा है कि अब जो कार्बन है, ठीक है, उसके तीनों ग्रुप अपने आप को एडजस्ट करके हो गए सीधे। ध्यान से उसको देखिए, पहले वो इस तरफ थे तीनों, ध्यान से उसको देखिए, पहले वो यूं थे और फाइनली क्योंकि पीछे से अटैक करने आ रहा है तो वो यूं से सीधे हो गए। क्लियर होता है? इस तरह से सीधे हो गए। क्लियर होता है? अब यहां से वो धीरे धीरे बॉन्ड की फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, कौन? न्यूक्लियोफाइल। और ये धीरे धीरे बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, कौन? एक्स। तो इस तरह से बीच में एक इंटरमीडिएट बन गया। ध्यान से उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए कौन कौन जुड़ा हुआ है। देखिए ये अपने आप को एडजस्ट करना शुरू किए, तो ये हो गया आर डैश, ये हो गया आर, और ये हो गया एच। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? सो इस तरह से यहां पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। ठीक है, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट आपको दिखाई दे रहा होगा। सो यहां पर ये पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट, पेंटावेलेंट का मतलब 5 बॉन्ड बना के रखे हैं कार्बन है, जो कि ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये तो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, जबकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब इस चीज को समझ लीजिएगा, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बन गया। फाइनली अब होगा कुछ यूं, ये देखो पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट, यहां से यहां जाने में एक ही स्टेप लग रहा है। ध्यान से इसको देखो, ये अटैक कर रहा है, ये लीव कर रहा है। उसके बाद जब ये पूरे इलेक्ट्रॉन लेके अपने निकल जाएगा, ये पूरी तरह से बॉन्ड बना लेगा। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये तीनों ग्रुप अब उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। खुद से ही सोचो, पहले वो यूं थे, अचानक से इसके स्वागत के लिए वो यूं से सीधे हो गए सीधे। उसके बाद जब ये पूरी तरह से जुड़ेगा तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। जैसे कि आपका छाता नहीं होता बरसात में, छाता यूं खुला होता है, लेकिन तेज आंधी आए नीचे से तो वो उल्टा हो जाता है, उस तरफ खुल जाता है, उल्टी तरफ। जानते हो, ऐसा ही इसके साथ हुआ है। पहले वो यूं था, पहले फिर सीधा हुआ उसके स्वागत के लिए, फिर यूं हो जाएंगे, सबके सब उस तरफ टिल्ट हो जाएंगे। तो फाइनली यहां पर कंपाउंड कैसा बन रहा है जरा चेक करो। सो फाइनली यहां पर ये कार्बन हुआ, ठीक है। अब ये सारे के सारे उस तरफ चले जाएंगे उसके स्वागत के लिए। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर वेज लाइन में बाहर की तरफ कौन जुड़ा हुआ है? आर डैश। अब देखिए यहां से उस तरफ चला गया उसके स्वागत के लिए। फिर उसके बाद डैश लाइन में कौन जुड़ा हुआ है? आर। हाइड्रोजन आ गया इस तरफ और पीछे से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। अब देखिए मजे की बात, पहले आपका ग्रुप में आपके ये जो कंपाउंड था उसके अंदर ये तीनों ग्रुप यूं थे। फाइनली अब आपके पास जो कंपाउंड है उसमें ग्रुप वो तीनों उस तरफ है, उस तरफ मुंह खोले हुए हैं। क्लियर हो गया? तो उसका जस्ट उल्टा हो गया।
सबको क्लियर है? उसका जस्ट उल्टा हो गया। तो बेसिकली इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को इन्वर्जन कंपाउंड बोलते हैं। इन्वर्ट हो गया। अब कितना आसान है, क्या है इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्वर्जन कंपाउंड कहते हैं। सो यहां पर इन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म होता है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसको यहां पर कौन सा कंपाउंड ये फॉर्म करेगा? इन्वर्जन कंपाउंड। सबको समझ में आ गया? और मजे की बात, इसको हम लोग वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड भी कहते हैं। अब आपको ये याद करना है, वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड भी कहते हैं। अगेन मजे की बात देखो, मान लेते हैं, क्योंकि ये अगर इसको हमें कैसे पता लगेगा ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से मालूम करता है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज किया कि ये कंपाउंड जो था बेसिकली जब इसके तीनों ग्रुप इस तरफ थे, तो मान लेते कि वो ना इस पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा रहा था, तो इन्वर्जन कंपाउंड किस में घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना सा ही फर्क होता है। क्लियर होता है सब लोगों को? अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक्सपेरिमेंटली पता लगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सबको समझ में आ गया? बस इतना फर्क है, इसलिए इसको इन्वर्जन कंपाउंड कहते हैं। तो फर्क क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी जानने से, अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें होती ही नहीं, तब तो सिंपल सा ही काम होता, उसमें क्या तो सवाल था। वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां से चलता बनेगा, उसमें तो कुछ था ही नहीं। तो यहां पर स्पेशल जो यहां पर क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी पर आते हैं। अगर ये पॉजिटिव यानी कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो नया जो कंपाउंड बनेगा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, क्योंकि यहां पर इन्वर्जन कंपाउंड बन रहा है। सो फाइनली गाइज, यहां पर एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान से उसको देखिए। यहां पर हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया है, ठीक है, जो कि ऑप्टिकल एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? वो तीनों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसको पॉजिटिव सेंटर चाहिए, या तो वो सामने से अटैक करेगा या वो पीछे से अटैक करेगा। सामने से अटैक उसका फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है, दूसरे नेगेटिव को रिपेल करेगा। क्लियर होता है? इसलिए वो पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक करेगा तो इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। यहां पर ये पीछे से अटैक कर रहा है, तो यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है और ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ये बॉन्ड को बना लेगा। बॉन्ड को बनाने में खास बात यह है कि ये जो तीनों ग्रुप इस तरफ खुले हुए थे, अब वो उस तरफ खुल जाएंगे, यानी कि इन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो आपका नया कंपाउंड पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। सबको समझ में आ गया? अब ये इसमें अंदर इंपॉर्टेंट चीजें थी। और एक और खास बात होती है कि यहां पर एक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों में लिखेंगे भी। यहां पर पोलर एप्रोटिक, अब उसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब, पोलर का मतलब उसमें पोलैरिटी जनरेट होती हो, एप्रोटिक का मतलब उसको प्रोटॉन देने के लिए उसके पास हो ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पर एसेटोन का इस्तेमाल किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे। क्लियर होता है? एसेटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर एसेटोन को एज अ सॉल्वेंट, कोई ना कोई सॉल्वेंट तो चाहिए ना केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, तो यहां पर एसेटोन का इस्तेमाल करते हैं। मजे की बात देखिए, एसेटोन पोलर एप्रोटिक है। ऐसा क्यों? ये पोलर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे नेगेटिव साइन और इस पे पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन देने को नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को? इसलिए हम इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। सो फाइनली यहां पर हमने इसका मैकेनिज्म समझ लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर सीन क्या है। जिस चीज को समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्लियर होता है? और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ये सब क्या है, मैं आपको सेपरेट वीडियो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बना दूंगा, लेकिन ये बहुत आसान है, सिंपल। यहां पर जो भी कंपाउंड है उसका इन्वर्ट कंपाउंड बनेगा और उसको हम लोग वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड कहते हैं। और वो कैसे बना उसको मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया भी है। क्लियर होता है सब लोगों को? सो अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी आपने लिखा है उसकी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अलग से लिखवा देता हूं, ठीक है? क्योंकि अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं उसमें ये सब चीजें आएंगी। क्या? ये बाइमोलिक्यूलर का मतलब क्या है? बेसिकली मैं यहीं पर आपको एक बार समझाने की कोशिश और कर लेता हूं, ध्यान से उसको देखिए। बाइमोलिक्यूलर का मतलब क्या है? जब हम ये सारी चीजें कर रहे थे तो इसमें दोनों की जरूरत थी। किसकी? न्यूक्लियोफाइल की भी जरूरत थी और सबस्ट्रेट की भी जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि ये अटैक कर रहा था। अटैक किसके ऊपर हो रहा था? ये नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी क्या? नहीं। और न्यूक्लियोफाइल ना होता तो केमिकल रिएक्शन होती नहीं। तो ये एक ही स्टेप में होने के लिए इस न्यूक्लियोफाइल के होने की भी जरूरत है और इस सबस्ट्रेट के भी होने की जरूरत है। मजे की बात, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है खुद से सबसे पहले, तो इसका मतलब सीन कुछ ऐसा है कि ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। अटैक करने वाला स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए, तभी तो होगा।
ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। क्लियर हो गया? सो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिकली ये सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हो रही है, एक ही बार में। ये अटैक कर रहा है, ठीक है, पीछे से अटैक कर रहा है और ये लीव कर रहा है, और इस तरह से इंटरमीडिएट बनता है और फाइनली कंपाउंड बन जाता है। मजे की बात, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में दोनों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए इसको बाइमोलिक्यूलर कहते हैं, और उसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाऊंगा भी। क्लियर होता है सब लोगों को? टिल देन अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टिल देन आप क्या करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग SN2 केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक ही बार में लिख लेते हैं, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूंगा। तो लिखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 केमिकल रिएक्शन। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ SN2 केमिकल रिएक्शन। तो जरा देखें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन था, जो रेट था, वो दोनों पे डिपेंड करेगा। तो उसको रेट को कैसे लिखेंगे? रेट केमिकल काइनेटिक्स में लिखना सिखाया था, उसके लिए आपको रेट कांस्टेंट चाहिए, साथ में यहां पर आपको सबस्ट्रेट भी चाहिए। मैं सबस्ट्रेट को RX से दिखा देता हूं। क्लियर होता है? तो उसमें RX की भी जरूरत है और न्यूक्लियोफाइल की भी जरूरत है। सबको समझ में आ गया? तो दोनों की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए हम इसको बाइमोलिक्यूलर कहते हैं। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली यहां पर पावर कितनी होगी? 1 and 1। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो उसके रेट लॉ से मालूम पड़ जाता है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर डिपेंड करेगा पावर्स के ऊपर कि रिएक्टेंट की पावर कितनी है। ये 1 और ये 1 कितना हो गया? 2। तो देखिए यहां पर SN2 केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर 2 होती है, मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 होती है, और यहां पर रेट लॉ को इस तरह से लिखा जाता है, वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। सबको समझ में आ गया? इसीलिए हम इसको बाइमोलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन कहते थे। दूसरी मजे की बात, ये पूरी की पूरी जो केमिकल रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होती है। सिंगल स्टेप में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोफाइल बराबर बैक अटैक कर रहा है और X यहां से लीव कर रहा है। सबको समझ में आ गया? तो ये सारा खेल सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। देखो SN2 जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो बच्चे यहां पर ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तीसरा यहां पर पॉइंट है, यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और वो सॉल्वेंट कौन सा होगा? मतलब हाइड्रोजन नहीं दे वो। समझ में आ गया सब लोगों को? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। कोई ना कोई सॉल्वेंट तो आपको लेना पड़ेगा ना, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यहां इस्तेमाल होता है। चौथा, नाउ इफ यू आर टेकिंग इफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज टेकन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, सबस्ट्रेट लिख देता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इज टेकन, देन इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इन्वर्जन, ठीक है, ये तो हमने देखा ही, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड। इन्वर्जन का मतलब अगर आपका सबस्ट्रेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था, तो अब क्या होगा? जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। सबको समझ में आ गया? ये इसके चौथा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक्चुअल में यही आपके सबसे ज्यादा काम का है। मैं यहां स्टार लगा देता हूं, ध्यान से उसको देख लीजिए। ये आपके सबसे ज्यादा काम का है, क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ, और ऑप्टिकल एक्टिविटी को पहचानने का सिंपल तरीका कि उसके पास क्या होने चाहिए? कायरल कार्बन। सबको समझ में आता है? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर रेट इस तरह से लिखा जाता है, ऑर्डर इसका 2 होगा, सिंगल स्टेप में होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लिया तो यहां पर इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। ये इसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया सब लोगों को? इसी वजह से इसको SN2 केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि एग्जांपल, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं। 5th पॉइंट को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में अभी आया तो मैं आपको लिखवा देता हूं। अब देखिए जरा सोचिए, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यहां पर लिखता हूं 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब ये क्या बला है, उसको हम लोग देख लें। आप जरा सोचिए, ध्यान से समझिएगा कि रेट ज्यादा कब होगी? जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होएगा। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस किसका? स्टेरिक हिंड्रेंस सबस्ट्रेट का। अब ऐसा क्यों?
जरा ध्यान से इसको चेक करो, ये है कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन के पीछे आपने ग्रुप जोड़ के रखे हैं, है ना। और अब सीन कुछ ऐसा है कि आपके न्यूक्लियोफाइल को बैक अटैक करना है, ठीक है। अब जरा सोचिए, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडीनेस, क्राउड अगर ज्यादा हुआ तो रेट कम होगी। क्राउड किसकी? इस कार्बन की। कार्बन के साथ जुड़े हुए ग्रुप अगर भारी भारी होंगे तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो धीरे होगा, रेट जो है बेसिकली वो कम होगा। समझ में आ गया? तो हमें रेट अगर बढ़ानी है तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करना पड़ेगा। अब जरा खुद से ही सोचिए, इस भाई को बेचारे को बैक से अटैक करना है, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा, बैक से अटैक करना चाह रहा है, लेकिन अगर आपने यहां पर बड़े बड़े ग्रुप जोड़ दिए तो क्या ये बैक से उसको अप्रोच कर पाएगा? जरा सोचिए, क्या ये बैक से अप्रोच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आया सबको समझ में? ये बैक से अप्रोच ही नहीं कर पा रहा। मान लीजिए यहां पर बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए मैंने, यहां पर मिथाइल लगा दिया, सही है, मिथाइल खुद भी 3-3 हाइड्रोजन लेके घूमता है। यहां पर मान लो मैंने दूसरा इथाइल लगा दिया, मतलब CH3 और CH2 और यहां पर लगा दिया CH3, ये तो और भी बड़ा ग्रुप है। और यहां पर एक और नया ग्रुप लगा, मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, तो यहां पर जरा देखिए कितना आपने स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया। मतलब ये कार्बन अब कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां पर 2 डिग्री कार्बन है। सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जब बैक अटैक करेगा तो इतने भारी भारी ग्रुप आ रहे हैं तो ये अटैक ढंग से कर नहीं पाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये बैक अटैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन पीछे से इतनी ज्यादा क्राउड है कि वो उसको अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर क्राउड कम होनी चाहिए। सबको समझ में आ गया? क्राउड कम होने का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्राउडीनेस होता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से बताइए कि सबसे आसान कौन सा सबस्ट्रेट होगा जिसपे अटैक करना आसान होगा? ऑब्वियसली 0 डिग्री, या फिर हम लोग कहें CH3X। इस पे सबसे आसानी से केमिकल रिएक्शन होगी क्योंकि यहां पर कार्बन के साथ, ध्यान से देखिए, कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी होती है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो कि पीछे से अटैक करेगा। हां, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छी खासी होगी। समझ में आ गया? तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही लो, लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं भी है तब भी रिएक्शन तो होगी। और मजे की बात, इस पे सबसे फास्ट होगी क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री। 1 डिग्री का क्या मतलब है? वो खुद एक ही कार्बन से जुड़ा हो और बाकी दोनों क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो इसको 1 डिग्री कहेंगे। तो 1 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री। सबको समझ में आ गया? सबसे फास्ट 0 डिग्री में होगा, फिर वो 1 डिग्री में, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में। बस ये ध्यान रह गया। 2 डिग्री कैसे बनाओगे? 2 कार्बन के यहां पर ग्रुप जुड़े हों तो इसको 2 डिग्री कहेंगे, यस और नो। और 3 डिग्री कैसे बनाओगे? जब यहां पर तीनों कार्बन के ही ग्रुप जुड़े हों। ध्यान से इसको देखिए, मैं यहां पर नीचे बनाता हूं, जगह थोड़ी कम है, तो इस तरह से क्लियर होता है। और खुद ये यहां पर x, इसको 3 डिग्री कहेंगे, ठीक है। सो ये 2 डिग्री हो गया। तो यहां पर अगर कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए तो 0 डिग्री में सबसे ज्यादा। 0 डिग्री का मतलब कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा ही नहीं हुआ। देखिए ये कार्बन क्या किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है? तीनों हाइड्रोजन है, तो इसको 0 डिग्री। 0 डिग्री में सबसे फास्ट होगी क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है। यहां पर अप्रोच करना आसान है। ये देखिए 0 डिग्री है तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना आसान है क्योंकि हाइड्रोजन सब छोटे छोटे होते हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए अगर कोई पूछे ऑर्डर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगी, उसका ऑर्डर लिखिए, तो 0 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहां पर कंप्लीटली रेट स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया सब लोगों को? एक और चीज पे डिपेंड करता है, उसको 6 पॉइंट में लिखा देता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, वो क्या होगा? जरा ध्यान से उसको देखिए। ये डिपेंड करता है लीविंग ग्रुप के ऊपर भी। अब देखिए जितना आसानी से ये ग्रुप लीव कर जाएगा उतनी तेज केमिकल रिएक्शन होगी क्योंकि साइमल्टेनियसली वो अप्रोच कर रहा है। ध्यान से उसको देखिए, यहां पर हाइड्रोजन मान लेते हैं, यहां पर R और यहां पर R'। जरा ध्यान से उसको देखिए, न्यूक्लियोफाइल तो पीछे से अप्रोच कर रहा है, सही है, और उसको यहां से इलेक्ट्रॉन लेके लीव भी तो करना है। तो जितनी आसानी से ये लीव कर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो कौन आसानी से लीव कर सकता है? तो यहां पर आयोडीन, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। अगर एक्स की जगह आपने आयोडीन लगाया जिसका साइज सबसे बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उसको तोड़ना उतना ही आसान। तो यहां पर सबसे फास्ट कौन दिखाएगा इस रिएक्शन को? Ci, ठीक है, कार्बन टू आई, क्योंकि आयोडीन का हटना बड़ा आसान है। फिर उसके बाद कौन दिखाएगा? CBr, फिर उसके बाद कौन दिखाएगा? CCl, और लास्ट में CF। ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप। ये भी लिख देता हूं, जितनी आसानी से वो लीव कर जाएगा
उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। और सबसे आसानी से लीव कौन करेगा? जिसका बॉन्ड आसानी से टूटे। बॉन्ड किसका टूटेगा आसानी से? जिसकी बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड की लेंथ ज्यादा किसकी होगी? कार्बन टू आयोडीन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो ये कितने आसानी से हमने 6 पॉइंट यहां पर कवर किए। यहां पर ये जो रेट है, जो कि हेलोजन यहां पर जो अटैच है उस पर डिपेंड कर रही है, तो बेसिकली वहां पर रेट का ऑर्डर होगा ये। और अगर हम लोग सबस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर रेट का ऑर्डर होगा ये। क्लियर हो गया सब लोगों को? 0 डिग्री में सबसे फास्ट और यहां पर CI में सबसे फास्ट होगी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। पहला, रेट को इस तरह से लिखेंगे, रेट दोनों पे डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट पर और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे। इसके लिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो जाएगी। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी यहां पर। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा? एसीटोन। अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, देखो इफ लिखा हुआ है, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो बेसिकली यहां पर इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा। इन्वर्जन मतलब अगर आपका सबस्ट्रेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल को घुमा रहा है तो ये जो प्रोडक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के एंटी प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा क्राउडीनेस कम होएगा, रेट उतनी ज्यादा होगी। उस हिसाब से 0 डिग्री में सबसे फास्ट होगी। और अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हेलोजन के रिस्पेक्ट में, तो CI यानी कि आयोडीन वाला जो हेलो एल्केन है, ठीक है, यानी कि आइडो एल्केन, वो बहुत ही आसानी से इस रिएक्शन को दिखाएगा। उसमें रेट ज्यादा होगी क्योंकि आयोडीन बहुत आसानी से लीव कर जाएगा। सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप इन सब में कौन है आपको बताऊं? लीविंग ग्रुप का ऑर्डर भी लिख देता हूं। लीविंग ग्रुप का ऑर्डर, आयोडीन सबसे अच्छा है, फिर उसके बाद कौन है? ब्रोमीन, फिर उसके बाद कौन है? क्लोरीन, और फिर फ्लोरीन आता है। ये लीविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया। जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं। सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप आयोडीन है, जिसका साइज बड़ा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा और चलता बनेगा। क्लियर होता है सब लोगों को? सो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान से समझना है। अब मैं आपको सिंपल सा 1-2 एग्जांपल देता हूं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लास्ट आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो गाइस चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग SN2 को फिनिश करते हैं। सो देखिए यहां पर सीन बहुत ही सिंपल है। देखिए हम लोग फिर से ऑप्टिकल एक्टिविटी पे काम करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर कार्बन लिया, हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री भी नहीं ले रहे क्योंकि 0 डिग्री से ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखानी मुश्किल है, क्योंकि 0 डिग्री में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा देते हैं I, क्योंकि I में आसानी से होगा। आयोडीन लगा देते हैं, आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल है, दिखाएगा तो सभी, लेकिन रेट इसमें सबसे ज़्यादा होगी। दैट्स इट। क्लियर होता है? आयोडीन के केस में, क्योंकि ये आसानी से लीव कर जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। दैट्स इट। अच्छा, अब यहां पर डैश पोजीशन पे हम लोग दिखा देते हैं, मान लेते हैं CH3 को। क्लियर है? और वेज पोजीशन में हम लोग दिखा देते हैं किसको? C2H5 को। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम लोग यहां पर 2 डिग्री, ठीक है, सबस्ट्रेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2 डिग्री सबस्ट्रेट लेके चल रहे हैं। होगा तो इसमें भी, लेकिन धीरे होगा, और तो कुछ नहीं है। क्लियर होता है सब लोगों को? तो ऐसा नहीं कि 2 डिग्री दिखाएगा ही नहीं, वहां रेट की बात थी, इसलिए क्लैरिटी दे देता हूं। हाँ 0 डिग्री सबसे फास्ट दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 डिग्री दिखाएगा ही नहीं। क्लियर होता है? सो यहां पर 2 डिग्री दिखाएगा। और जरा ध्यान से इसको देखिए, मैंने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है? तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आप मान लीजिए आपने क्या लिया है? NaOH, तो यहां पर ये क्या देगा? OH-, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है ये। अब बहुत ही सिंपली यहां पर अल्कोहल बनेगा। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये पीछे से अटैक करेगा, ध्यान से उसको देखिए, ये पीछे से अटैक करेगा और ये आगे से लीव करने की कोशिश करेगा। क्लियर होता है? तो सिंपल सा बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, तो ऐसा, ध्यान से उसको देखिए। तो एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी हो जाता है। तो हाइड्रोजन चला गया ऊपर, उसके बाद यहां पर क्या आ गया है? C2H5, और यहां पर क्या आ गया है? CH3। पीछे से बॉन्ड बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? OH-, ये दीजिए, ठीक है, OH-, ये अटैक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहां से लीव करने की कोशिश कौन कर रहा है? आयोडीन। देखिए सबको समझ में आ गया? ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। और फाइनली नीचे चलते हैं, ये आसानी से लीव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और वो पूरी तरह से बॉन्ड बना लेगा। जब ये पूरी तरह से बॉन्ड बनाएगा तो ये उस तरफ से खुल जाएंगे, इस तरह से। पहले वो कैसे खुले हुए थे? ऐसे। अब वो कैसे खुलेंगे? उस तरफ मुंह कर लेंगे, क्योंकि ये आ गया भाई साहब, आ गया समझ में? सो फाइनली यहां पर कंपाउंड कैसे बनेगा? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, पीछे से OH जुड़ गया है, ठीक है, और फाइनली ये चला गया है आपके पास। देखिए ये C2H5 आपने किधर लगाया था? डैश पोजीशन पे, तो ये इस तरह से लग गया है C2H5। क्लियर है? और वेज पोजीशन पे, और डैश पोजीशन पे कौन था? CH3। ये देखिए ये उधर चले गए हैं, बात ये है सिंपली, इस तरफ थे, अब ये उस तरफ खुल गए हैं। क्लियर होता है? इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा। यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है क्योंकि ये इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा।
क्लियर होता है? बस ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आप देखो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है, अदरवाइज सिंपल लिखना चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो। मान लीजिए आपने कंपाउंड कौन सा लिया, जरा चेक कीजिए, यहां पर CH और यहां पर I, उसको सीधे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है और यहां पर C2H5 जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से लिखें। उसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई है, NaOH से। तो सिंपली होगा कुछ यूं, अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना चाहो तो देखो कितना सिंपल है, ये इस तरह से भी लिख सकते हो। बस यहां पर आप ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा नहीं रहे हो और कुछ नहीं है, मतलब आप सीधे यूं लिख दिया उसको। लेकिन ढंग से अगर दिखाना चाहो तो उसका मतलब ये निकलता है। क्लियर हो गया? सो फाइनली यहां पर होगा कुछ नहीं, ये काम वही है, ये OH आएगा, ठीक है, और ये निकल जाएगा, अल्कोहल बनेगा। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी में उसको ऐसे दिखाया जाता है। इस चीज को समझ लें, सबको समझ में आ गया? इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा। बेसिकली आप खुद से ही सोचिए कि इसमें और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के अलावा ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है। क्लियर होता है सब लोगों को? बाकी सीन सिंपल है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सिर्फ इतना सा ही एग्जांपल है। क्लियर होता है सब लोगों को? सो इसको फटाफट से बना लीजिए, आप बना लिया। सो फाइनली गाइज यहां पर SN2 खत्म हो रहा है। ध्यान से इसको समझना है आपको, पूरी वीडियो अगर एक एक पॉइंट आपको क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो एक बार दोबारा देख लो। होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको फटाफट से कर लो और ईमानदारी से सारी वीडियोस को ध्यान से आप लोगों को देखना है। अगली वीडियो में आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, SN1। क्लियर होता है? सो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर जानने लायक चीज थी कि यहां पर ये सिंगल स्टेप में होती है, लेकिन इसकी बायोमोलिकुलरिटी यानी कि मोलिकुलरिटी वो 2 होती है। ऑर्डर यहां कितना होता है, 2। और ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये कुछ पॉइंट थे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।